नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन किया गया था। क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये स्लोगन था उनका, एक प्रधान एक विधान एक निशान। और अब वो उनका स्लोगन, जो उनका मकसद था, जो उनका लक्ष्य था, जो उद्देश्य था उनका, वो मुकम्मल हो गया है। केंद्र सरकार ने 370 में संशोधन कर दिया है। अब यूटी जम्मू कश्मीर में एक विधान एक प्रधान और एक निशान है, लिहाजा आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। शायद इसीलिए हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अलग-अलग जगहों पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी, भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर। आज हमने जहाँ पे इनको श्रद्धांजलि दी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता के रहने वाले थे और लेकिन उन्हें जम्मू कश्मीर की बहुत चिंता रहती थी। जब वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे पंडित नेहरू जी के साथ, लेकिन तब उन्होंने देखा ये सरकार है ये कुछ काम नहीं कर रही है, समाज के लिए कुछ काम नहीं कर रही है, तो उनका मन जो था एक अलग पार्टी बनाने को हुआ और उन्होंने उस वक्त जनसंघ का निर्माण किया। और उन्होंने कलकत्ता से जम्मू जब आए, जब जम्मू कश्मीर में जहां पे परमिट लेकर एंटर करते थे, तो उन्होंने उस परमिट को खत्म करने के लिए ठानी और वो वहां से चलते हुए जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। और जम्मू कश्मीर में जब वो दाखिल हुए तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें श्रीनगर ले जाया गया। वहां पे उनकी अकस्मात जो है मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण आज तक भी मालूम नहीं चल सका कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। हम सरकार से चाहेंगे कि उनकी मृत्यु की जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि उनकी मृत्यु आखिर कैसे हुई। और जिस तरह से उन्होंने 370 और 35A के लिए जो उन्होंने जंग लड़ी थी, आज हम वो जंग जीत चुके हैं। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हम सब उस महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनकी शहादत के चलते हम सब जानते हैं कि इन्होंने शहादत दी, एक विधान एक प्रधान एक निशान। उस समय की जो सोच लगातार से, जिस सोच को हमारे सभी नेताओं ने आगे बढ़ाया, जिस तरीके से सुरेंद्र चौधरी जी ने बताया कि 4 पीढ़ियों ने लगातार से प्रयास करके यहाँ पर हम सब जो हैं वो पहुँचे हैं। किसी पीढ़ी ने ये नहीं भूला, किसी पीढ़ी ने अपनी सोच में कोई परिवर्तन नहीं किया कि एक विधान एक निशान एक प्रधान की लड़ाई जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय में सोची थी। जब भारत आज़ाद हुआ, पहली भारत की जो सरकार बनी, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते उनको शामिल किया गया। हम सब जानते हैं, अगर उनका पूरा पिछला इतिहास देखना शुरू करें तो मात्र 52 वर्ष की आयु में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं दोस्तों, वो अपने आप में मिसाल हैं। कलकत्ता जैसी यूनिवर्सिटी में 33 वर्ष की आयु में मात्र वाइस चांसलर बन जाना, पिता की तरफ से जो जज थे उनकी सोच, माँ की तरफ से जो देशभक्ति की सोच, एक लगातार से जो उनके परिवार की तरफ से एक सोच थी, जो उनको अपने साथ के लोगों से मिला, उसी सोच को मित्रों उन्होंने आगे बढ़ाया। दर्शकों, अब हम आपको सुपर स्पेशलिटी की सुपर स्पेशल बात बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वहाँ पे, नेफ्रोलॉजी वहाँ पर है, बहुत सारे न्यूरो वहाँ पर है, सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट वहाँ पर है, लेकिन इत्तेफाक से वहाँ पर MRI की मशीन नहीं है। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये घालमेल है, यानी जिसको वहाँ पर MRI करवाना है या तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा या फिर मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हमने जब सुपरिटेंडेंट से बात की, उसका भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं रिक्विजिशन दे दी गई है और जल्द ही मशीन भी आ जाएगी, लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं वो मशीन भी PP मोड पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लगाई जाएगी। यानी सुपर स्पेशलिटी कहाँ पर और गवर्नमेंट मेडिकल कहाँ पर। कोई सीरियस मरीज होगा उसको MRI करवानी पड़ेगी तो उठ करके या मेडिकल कॉलेज जाएगा या दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उन पर जाएगा। कितनी धांधली है। हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आइए देखते हैं उस रिपोर्ट को।
जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नाम बड़े और दर्शन छोटे। सरकार ने इस अस्पताल का नाम तो सुपर स्पेशलिटी रखा था और इसकी इमारत भी नाम के मुताबिक ही तामीर की गई थी, लेकिन सरकार नाम और इमारत के हिसाब से यहां मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देना शायद भूल गई। इस अस्पताल को बने और शुरू हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस अस्पताल में एमआरआई जैसी जरूरी और जदीद मशीन नहीं लग पाई, जिसके चलते यहां इलाज के लिए दाखिल मरीजों को दर-बदर होना पड़ता है। इस अस्पताल में ऐसे 6 डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए एमआरआई का होना बेहद जरूरी है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एमआरआई की जो है वो रिक्वायरमेंट काफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ब्रांचेस 6 हैं हमारे पास, खास तौर पे न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरोलॉजी जो ब्रांचेस और बाकी की जो हमारी सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, और डे टू डे में एमआरआई की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी पेशेंट जो हैं यहाँ से हम एमआरआई करते हैं और मेडिकल कॉलेज में जाके एमआरआई करवाते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एमआरआई मशीन की बेहद जरूरत है और ये अस्पताल की मैनेजमेंट की भी मांग है, लेकिन ना तो सरकार और ना ही उसका स्वास्थ्य विभाग इस मांग पर गौर कर रहा है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की इस बेरुखी का खामियाजा यहां इलाज के लिए दाखिल मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एमआरआई के लिए दरबदर भटक रहे इस अस्पताल में दाखिल मरीजों के तीमारदारों ने भी अब सरकार से इस अस्पताल में एमआरआई की सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। मतलब इतनी प्रॉब्लम जो हो रही है, जो इतनी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता, वहाँ टेस्ट करवाना पड़ते हैं, तो बेहतर लिहाजा अगर जहाँ मशीनें अगर आ जाएं तो मतलब मरीज को सहूलत मिल जाएगी और उसको ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। एमआरआई में होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हार्ट पेशेंट और तकरीबन जो भी प्रॉब्लम के ब्रेन के हैं, तो उनके लिए मतलब जो ये मशीनें सुपर स्पेशलिटी में होनी चाहिए। मशीन जो नहीं है जो उधर जीएमसी में लग रही है, उधर ऑलरेडी पड़ी है, एक उसकी ज़रूरत नहीं है, इधर ज़रूरत है। इधर से उधर जाएंगे, जो इधर बीमार रहेगा उधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर एक है तो दूसरी इधर लगनी चाहिए, दूसरी जो ज़रूरत इधर है इसके इधर पूरी होनी चाहिए। दूसरी अगर एक उधर लगी है तो उधर क्या फ़ायदा है। हम तो यही कहते हैं, अभी जो बाहर से आता है पहले वो इधर खच्चर हो गया, फिर उधर जाएगा, उधर फिर इधर आएगा। चलो जो फैसिलिटी पूरी मिलनी चाहिए। मशीन कि कोई भी पेशेंट होगा जो चल के उधर जाएगा उसको परेशानी तो होगी सर, अगर इधर होगी तो आसानी होगी। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा के मुताबिक सरकार ने एमआरआई मशीन की खरीद के लिए फंड्स को मंजूरी दे दी है और जल्द ही यहां मरीजों को एमआरआई की सुविधा मिल पाएगी। डेजिग्नेटेड है ऑलरेडी, स्पेस जो है वो स्ट्रक्चर उसका जो स्पेस तैयार की हुई है, खाली उसमें मशीन लगनी है, जिसका कि पैसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हेड से गवर्नमेंट में जो आया था वो जेके मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को काफ़ी साल पहले दिया गया था। अब उसकी प्रोक्योरमेंट में कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि जो उसकी स्पेसिफिकेशंस थी कुछ शायद वो मॉडिफाई हुई हैं, कुछ शायद पहले कुछ स्पेसिफिकेशन कुछ और थी, बाद में स्पेसिफिकेशन कुछ और दी गई हैं, तो शायद वो प्रोक्योरमेंट की कोई थोड़ा डिले हो रहा है। अदरवाइज वी आर रेडी, हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे सब कुछ है, और अगर एमआरआई लग जाएगा तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी जो साथ में हमारे पास आ रहा है, एंड ऑलरेडी हमारी जो प्रेजेंट ब्रांचेज हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, बाकी ब्रांचेज हैं, तो काफ़ी हद तक लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा और यहाँ पे उसका बेनिफिट है। यह हाल केवल जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का ही नहीं है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर जहां भी अस्पताल या फिर हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, वहां भी केवल इमारतें ही शानदार हैं। इन इमारतों के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर लोगों को एक टैबलेट तक नहीं मिल पाती। कैमरामैन राजकुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। दर्शकों, पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन करता आ रहा है और हम इसकी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से लगातार करते हैं।
हमने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार की खामियां हैं। बंकर को जो ट्विंस डिस्ट्रिक्ट्स राजौरी और पुंछ LOC पर पड़ते हैं, वहां पर बंकर की हालात को लेकर के हमने आपको रूबरू कराया। आज हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सौरभ चौधरी ने इंटरनेशनल बॉर्डर RS पुरा में बिल्कुल बॉर्डर के पास जाकर के बंकर्स पर एक स्टोरी की और पूरी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट। में इस वक्त हम मौजूद हैं, लगभग 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप साफ देख सकते हैं पाकिस्तान का ये बॉर्डर, जहां से लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन होता भी रहा है। तमाम बार ऐसा हुआ है, सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है, यहाँ पे जान माल का नुकसान भी होता है। और उसके बाद प्रशासन ने एहतियातन यहाँ पर बंकर्स बनवाए। तमाम बंकर्स तमाम गाँव में बनाए गए। 281 के करीब यहाँ पर IB पर बंकर बनाए गए। लोगों के घरों पे भी बंकर बनाए गए, कम्युनिटी बंकर भी बनाए गए। पर हालात बंकरों की क्या है वो हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वो नौजवान भी मौजूद हैं जिनके लिए बंकर्स बनाए गए थे ताकि वो इस बंकर में आके शरण ले सकें। हालात हमने आपको दिखाए किस प्रकार के हालात हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से हालात हैं, आपको लगता है अगर पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है, अगर वहाँ से गोले दागे जाते हैं, तो आप इस पे आके शरण ले सकते हैं? सर आपने तो देख ही लिया, यहाँ पे शरण लेने से पहले हम मर जाएंगे, क्योंकि ये जो जब का ये मोर्चा बना हुआ है इसमें पानी, सांप, बिच्छू, उससे गोली से बचते बचते हम खुद मर जाएंगे पहले। सर कितना वक्त हो गया इन बंकरों को बने हुए? सर बंकर कम से कम 2 साल हो गए यहाँ पे बने हुए। तो कोई देखने सर यहाँ पे आए ठेकेदार, बोला हम करेंगे हालात, इनके पानी निकालेंगे, इनको दरवाज़ा लगाएंगे। आज तक ना दरवाज़ा लगा तो ना इसका पानी निकाला। तो लगभग कितनों के कितने करीब यहाँ पे गांव में बंकर है? बंकर कम से कम पर घर प्रति घर को एक बंकर मिला है। 1-2-4 घर रह चुके हैं जिनके नहीं है, बाकी सभी घरों में बंकर बना रखे हैं। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो तमाम ऐसे बॉर्डर्स है जहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन भी किया गया। नौशहरा में भी सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, एक जवान शहीद हो गए। यहाँ पर काफ़ी लंबा अरसा हो गया है यहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं हुआ IB पर। फिर भी अगर सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो आप किस प्रकार कहाँ पर जाके शरण लेते हैं? सर हमारा भी तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पहले 1-2 साल पहले हमारे यहाँ पे मवेशी, हमारी नौजवानों की भी जान यहाँ पे भी गई थी। और हमने ये गवर्नमेंट ने जब से ये काम शुरू किया था हमारे लिए, हमने तो समझते थे कि हमें बचा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि इस पानी में तो हमारे बच्चे मरेंगे। खुद आंदोलन तो काफ़ी दूर रहा। तो अगर इस वक्त शरण लेनी पड़े तो आप घर से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सर यहाँ से हमें फिर भागना पड़ेगा, नहीं तो अपने कुल्लों में रहना पड़ेगा। जो अपने मकान बना रखा उनमें बैठना पड़ेगा। माल मवेशी भी साथ ही? साथ माल मवेशी हमारा कारोबार है सर। नहीं तो यहाँ से हम भाग कर पीछे चल जाते हैं। वहाँ पे हम सरकार से कुछ ऐसी गुहार लगाना चाहोगे कि देखिए अगर 2-2.5 लाख रुपए आपने खर्च करके परिवार के लिए एक बंकर बनाया है, उसकी हालत ऐसी है कि घुटने घुटने तक पानी है, बंदा अंदर जा नहीं सकता, रह नहीं सकता, तो क्या फ़ायदा उस बंकर का? हम तो सरकार से यही कहते हैं अगर आपने 2-2.5 लाख रुपये हमारे लिए खर्चा है, अब वो ठीक ढंग से नहीं खर्चा, हम तो समझते हमारे लिए कुछ भी नहीं लगाया उन्होंने। आप ही जनाब देख रहे हैं, आपके यहाँ मेहरबानी ये करते हैं कि आप हमारे भाई यहाँ पे आए। हमारी ये तकलीफ़ आप ही समझ रहे हो कि आपको तो देख रहे हो, बाकी प्रशासन वाले क्या देखेंगे? वो तो बैठे हुए, उन्होंने 2.5 लाख रुपये दे दिया ठेकेदार को, उनको थोड़ा पता है भाई उधर क्या है क्या नहीं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मीडिया वालों का। एक और बंकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जो बंकर परिवार वालों के लिए यहाँ पर बनाए गए, एक फैमिली के लिए बंकर बनाए गए। पहले बंकर हमने आपको दिखाया था, उसमें भी पानी भरा हुआ था। अब जो बंकर हम दिखाने जा रहे हैं, इसकी तस्वीर आप खुद देखिए किस तरीके से इस बंकर की इस वक्त हालात है। आप हालात देख के अंदाज़ा लगाइएगा कि क्या आप अगर बॉर्डर पर रहते हैं, सीमा पर रहते हैं, जहाँ पर आपका पड़ोसी मुल्क लगातार कोशिश करता रहता है डिस्टर्बेंस फैलाने के लिए, लगातार गोले दागता रहता है, लगातार वहाँ से फायरिंग होती है, तो क्या आप इस बंकर में रह सकेंगे? ये दरवाज़ा खोल के मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर जो बंकर हमने आपको पहले दिखाया था उसमें भी लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ था। ये आप दूसरा बंकर देख रहे हैं जो यहाँ पर परिवार वालों के लिए बनाया गया है। पर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या आप इस बंकर में रह सकते हैं? क्या प्रशासन के वो अधिकारी जो 3-4 साल से लगातार ये कहते रहते हैं कि हाँ बंकर्स के लिए फंड्स आ गए हैं, बंकर्स के लिए पैसा आया है, बंकर्स अच्छे तरीके से जो व्यवस्था वहाँ पर बनाई जाएगी, बंकर्स और तैयार किए जाएंगे, पर ये जो बंकर्स पहले के तैयार किए गए इनकी व्यवस्था आप खुद देखिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से पानी का जो लेवल है,
यहाँ पर घुटनों से ज़्यादा यहाँ पर पानी है। यहाँ पर किस प्रकार कोई यहाँ पर रहेगा, ना यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था की गई है ताकि एक परिवार वाला अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आके शरण ले सके। जो सुरक्षा के लिए बंकर बनाए गए हैं, पर हालात इनके कैसे हैं वो हमने आपको बताया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो इन घरों में रहते हैं, जो आखिर में शरण इन्हीं बंकरों में लेने को मजबूर हैं। पर इस वक्त हालात हमने आपको दिखाए जिस तरीके से इधर हालात हैं, तो आप अभी शरण ले देखो ना, सकते इसको हैं। पानी है। हाँ। तो ये अब कहाँ जाए, फैरूक जाए, कहाँ बैठांगे। जो देखो जैसे दरवाजा जब उससे बोला उससे ना रखे ऐसे रखा, हम कहाँ आके घूम गए उतरे से आगे नीचे को फैरन पहुँच जाएगा, फिर क्या करांगे उसको। इसको बैठने का कोई चारा नहीं मारा होएगा। जिसको बोला था मोटी बनाओ, मोटी भी नहीं बनाई हुआ, इसका क्या करना फिर। इसका सोचो ना, हमके मारे भी निकल के बच्चे हम कहाँ से लेके जाएंगे। तो कोई कभी पूछने आया जो कोई पूछने एक दो बार देखन कर आए, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं बोलते, यहाँ पे बना, आप पे कहाँ बनाएंगे। बोलते यहाँ पे जो मोटी बनाओ सब कुछ करो, हम नहीं कुछ बराबर हमारे को न बनते ना कुछ। वो तस्वीरें साफ गवाह है प्रशासन ने किस हद तक काम की है। फिर से उसी प्रकार की तस्वीर, जो तस्वीरें 2 बंकरों की आपने पहले देखी थी, वही तस्वीरें आप फिर से देख रहे हैं। ये बंकर्स मैं आपको बार बार बता रहा हूँ लोगों के लिए बनाए गए हैं। लगातार जब सीज़ फायर का उल्लंघन होता है, संघर्ष विराम का उल्लंघन होता है, तो इन लोगों को मजबूरन अपने घर बार को छोड़ना पड़ता है, अपने मालवेशियों के साथ आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान गोले दागता रहता है, रिहायशी इलाकों को निशाना पाकिस्तान बनाता रहता है। हालात आपने देख लिए। प्रशासन ने ज़रूर कोशिश की, लगभग 3-4 साल हो गए तब से बंकर बने हुए हैं, पर यहाँ पर बंकरों को कंप्लीट नहीं किया गया। हमारे साथ इस इलाके के पंच भी मौजूद हैं, सरपंच भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कभी उन्होंने प्रशासन तक ये आवाज़ उठाई इन लोगों की कि बंकरों को पूरा किया जाए। अगर यहाँ पर ऐसे हालात बनते हैं, यहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया जाता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इस वक्त सरपंच हमारे साथ मौजूद है इस गांव के। कभी आपने कोशिश की प्रशासन तक आवाज़ पहुँचाने की इन लोगों की? सर, हमने बहुत बार कोशिश की है, ऑफिस में भी गए हैं, PWR&B के ऑफिस में भी बहुत बार गए हैं कि जो हमारे 38 घर घर में बंकर बनाए, इन काम अच्छा किया इन्होंने, डेवलपमेंट अच्छी है, पैसा भी अच्छा लगाया, लेकिन उसके बाद ये बेकार क्यों हो रहा है कि इसके साथ माउंटी नहीं बनी, इसके साथ टॉयलेट नहीं बना, जो बारिश का पानी वो सीधा अंदर जाता है। तो जब फायरिंग होगी तो पानी में कहाँ जाएंगे। यहाँ पे सांप और कीड़े और डड्डू वगैरह के घर बने हुए हैं, तो ऐसे ये कैसे चलेगा। प्रशासन को बहुत बार हमने बताया कि इसकी माउंटी का कम से कम कोई ना कोई जुगाड़ करें, लेकिन आज तक प्रशासन ने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी। सरपंच जी, कभी अगर ऐसा हालात बने नहीं, अगर ऐसे हालात बनते हैं, पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से सीज़ फायर करता था, कि फिर से अगर वो करता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे। इनके लिए कोई और बसेरा बनाया गया या मजबूरन इनको इन्हीं घरों पे रहना पड़ेगा, जो पाकिस्तान सोचता है कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उसकी मंशा यही रहती है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे अगर इस प्रकार के बंकर यहाँ पर रहेंगे। देखो सर, जब फायरिंग होती है तो पहले हमारे पास बंकर बहुत कम थे, 2 बंकर बने हुए थे ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से। उनके पास माउंटी भी बनी हुई है बंकर के साथ और टॉयलेट भी है, तो कुछ लोग तो उसमें बसर कर लेते हैं। जो बाकी लोग रह जाते हैं, जैसे ये बाकी लोगों के लिए बंकर बने हुए हैं, तो वो लोग तो सांप और डड्डू के शिकार होंगे, कीड़े मकोड़े ही खाएंगे उनको इधर, और तो कोई इनका साधन है नहीं। तो या फिर अपने मकान में रहेंगे, अगर मकान के ऊपर बम गिर गया तो पूरा परिवार उसी में ख़त्म हो जाएगा। उसका गवर्नमेंट के पास कोई भी साधन नहीं है, PWR&B के पास। चलिए, पंच साहब भी है, गांव के पंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या क्या परेशानी होती है, क्योंकि लोग आप पंच भी मौजूद रहते हैं लोगों के बीच में, सरपंच भी लोगों के बीच में अमूमन घूमते रहते हैं, परेशानी जानते रहते हैं कि ये सबसे बड़ी परेशानी है बंकर। और क्या लोग शिकायत करते हैं कि सर, हमने कोई बैंकरों की, जब हमारे यहाँ पर आए थे MP जी आए थे जी, जुगल किशोर, उन्होंने बाकायदा इसका उद्घाटन किया और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे लिए हर घर में बैंकर बनाए हैं। बाद में आज तक हमने बहुत शिकायतें लाई, किसी ने नहीं सुनी। हमने अपने मंत्री जी को बोला है, उसने ही बोला बनवा देंगे, उसने महकमे वालों को बोला है, तो आज तक उन्हें पता नहीं। भी सेंटर ये बोलते हैं, जो ठेकेदार आते हैं बोलते हैं नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, ये हमारे लोगों को समझ नहीं आई। अभी यहाँ पर गोला पड़ेगा 5 फुट की, ये आगे से खुला है, तो 5 फुट के पाकिस्तान का गोला 5 फुट के जगह पे आ गया तो सारे परिवार ख़त्म हो जाएंगे। डड्डू मच्छू तो खाएंगे पर मगर गोले से भी तबाह हो जाते हैं। सरपंच जी, यहाँ पर हमने लोगों से जब जानने की कोशिश की, उनका ये भी कहना था कि जो गुणवत्ता है, जो मटेरियल यूज़ किया गया, वो उस गुणवत्ता पे सही नहीं ठहरता। वो गुणवत्ता नहीं है मटेरियल की, क्योंकि गोले दागे जाते हैं। यहाँ पर छोटी चीज़ें नहीं आती, गोले
गिरते हैं यहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, शेलिंग होती है, पर जो गुणवत्ता जो मटेरियल यूज़ करना चाहिए था उस प्रकार का मटेरियल यहाँ पर नहीं यूज़ किया बंकरों में। सर देखो, ये तो जब हम महकमे को कोई बात कहते हैं तो उनके जेई यहाँ साथ होते हैं। सो शायद AEE भी कई बार यहाँ पे आए हैं, महकमे के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। तो जब उनको बताते हैं हम कि ये रेशो इसकी कम है या इसमें सीमेंट कम लग रहा है, तो वो कहते हैं हमारे पास रेशो है जो बिल्कुल ठीक है, इसकी बिल्कुल सही बना रहे हैं। लेकिन जिस हद तक ये मोंटी वगैरह नहीं बनी हुई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोंटी की है, जो पानी अंदर जा रहा है, जो मच्छियाँ पकड़ने के लिए तालाब बनाए हुए हैं हमारे जोड़ा फार्म में, जो बंकर बने हुए हैं। जी, सरपंच और पंच हमारे साथ जोड़ा फार्म सचेतगढ़ गांव के मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार की जो सुविधा है प्रशासन ने ज़रूर कोशिश की, प्रशासन ने पैसा भी खर्चा। ये जो बंकर देख रहे हैं 2,30,000-40,000 करीब इन बंकरों का इस बनाया गया। वो बंकर है जहां पे परिवार वाले आके शरण ले सके। कम्युनिटी बंकर भी है जिनके करीब 8.5 लाख के करीब उनका खर्चा भी है, पर 2.5 लाख खर्च के भी अगर ऐसी हालत होगी तो 2.5 लाख खर्चने का क्या फ़ायदा। वैसी हालत जिस हालत में यहाँ पर कोई जा नहीं सकता, ना कि सोच सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार वालों के लिए, उनको मजबूरन उसी घर पे रहना पड़ेगा जो पाकिस्तान के निशाने पे रहता है। पाकिस्तान यही कोशिश करता है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान और माल का नुकसान हो सके। दर्शकों, आज अपनी पार्टी को अपना ऑफिस मिल गया, ये सरकारी ऑफिस दिया है। हालांकि पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि ये क्रिएशन ही भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आज जब सरकारी ऑफिस मिला और वो दिन याद आए जितने भी पुराने कैबिनेट मिनिस्टर से, फॉर्मर MLA से, फॉर्मर मिनिस्टर से, उनको सरकारी आवासों से निकाला गया है और इनको सरकारी आवास दिया गया। हमने सोचा क्यों ना अपनी पार्टी के बड़े नेता से बातचीत की जाए, तो हमने विक्रम मल्होत्रा से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। विक्रम जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। आपकी ये डिमांड है कि जिस तरीके से यूटी का दर्जा दिया गया है, इसको फुल फ्लैज स्टेट दी जानी चाहिए, और इस डिमांड को लेकर के अभी आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अपनी पार्टी का जो गठन हुआ था, वो जो मुख्य मुद्दे थे जिसमें डोमिसाइल, जॉब्स और बाकी चीज़ें थी, उसके साथ साथ स्टेटहुड की डिमांड जो थी वो मेजर थी। और जब हम पार्टी के गठन के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, वहाँ भी जो है हमने ये मांगे जो हैं उनके सामने रखी कि ये अर्स्टवाइल जो डोगरा स्टेट थी वो एक अहम एंटिटी थी अपने आप में पूरे देश में, और 5वें नंबर पे जियोग्राफिकल टर्म्स पे एरिया वाइज ये स्टेट है हिंदुस्तान की। और इसको एज ए यूनियन टेरिटरी जो छोटी, जैसे पौंडीचेरी है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, वो छोटी एरिया वाइज हैं, उनको मैनेजमेंट आसान है। यहाँ पे एक फुल फ्लैश स्टेट की तरह, क्योंकि जो फंड्स हैं वो भी जो यूनियन टेरिटरी और स्टेट के वो फ़र्क है। यूनियन टेरिटरी में फंड्स की फ़्लो कम होता है, स्टेट में फ़्लो ज़्यादा होता है। ये बात आज महसूस हो रही है ब्यूरोक्रेसी से भी, जब वो दिल्ली जाते हैं पैसा लेने, तो बहुत आमतौर पे जो उसको यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में रखा गया है, तो डेवलपमेंट में असर पड़ेगा। और जो एक सेंटिमेंट लोगों के जुड़े हुए थे स्टेट के साथ, तो वो स्टेट हम वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उसको माना, आदरणीय प्रधानमंत्री ने भी माना, और आदरणीय गृह मंत्री ने भी कहा कि हमने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम ये स्टेट जो है रिस्टोर करना चाहते हैं। जियो पॉलिटिकल आउटलुक से भी जिस तरह से प्लेस्ड है जम्मू कश्मीर, वहाँ भी वो चाहते हैं कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की हो, अपनी हो, किसी भी पार्टी की हो, पर चुने हुए लोग हों और चुनी हुई सरकार और स्टेट वापस आए। विक्रम जी, एक नया ट्रेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट कर रही है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हालांकि वो डे 1 से 370 की डिमांड करती रही है 5 अगस्त 2019 के बाद, लेकिन अब ये डिमांड तेज हो गई है। जैसे जैसे ये डिमांड तेज होगी, वैसे वैसे ही आपका जो वहाँ पे पुटी, आपकी पार्टी की जो है, जो स्ट्रेटेजी है आपकी पार्टी की, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं वो लोग। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हमारी पार्टी के लोग जो मिल के जिन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, वो लोग डे 1 से एक चीज़ को लेके बहुत क्लियर थे कि 370 टूटने के बाद इस पार्टी का गठन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में वो बात, मसला चल रहा है, विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के। उसमें क्या फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, वो बात की बात। पर हम लोगों ने, जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए इस पार्टी को बना के, हमने कहा कि पोस्ट 370 का जो सिनेरियो है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटी देने के लिए, देखिए आज तक जो भी रीजनल पार्टीज रही हैं कश्मीर बेस्ड, उनका डिविजिव एजेंडा रहा है। उन्होंने प्री 53 की बात करी, ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करी, पीडीपी ने सेल्फ रूल की बात करी,
एक करेंसी की बात करी, पाकिस्तान और पीओके की वो सेम एक करेंसी की बात करी। फिर उसके बाद सजाद साहब ने पार्टी में कहा कि अचीवेबल नेशनहुड की बात करी। अपनी पार्टी इन सब में पड़ती नहीं। हमारा एजेंडा है लोगों की डेवलपमेंट का, स्टेट की डेवलपमेंट का, और उसके साथ साथ स्टेटहुड वापस आए, ये स्टेट तरक्की के रास्ते पे चले। जो लोगों की समस्याएं हैं, देखिए विनोद जी, हुआ क्या है कि आज जो राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करी, उससे जम्मू और कश्मीर के बीच में खला पैदा हुई जी। जो राजनीति पीडीपी ने करी, उससे भी उन्होंने जम्मू और कश्मीर पे को अलग रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। और ज़रूरत इस वक्त है, जब केंद्र ने ये फैसला किया कि जम्मू और कश्मीर की डेस्टिनी इकट्ठी लिख दी दोबारा 5 अगस्त 2019 को कि हमको इकट्ठा रहना है, तो ज़रूरत ऐसी ताकतों को है जो इन दोनों रीजन्स को साथ लेके चलें जी। एक रीजन केवल ना तो सरकार बना सकता है, ना एक ही रीजन में डेवलपमेंट हो सकती है, और 370 टूटने के बाद मुद्दे जो हैं दोनों रीजन्स के वो एक हैं। बेरोजगारी दोनों तरफ है, बिजली पानी की दिक्कत दोनों तरफ है, सरकारी जो अत्याचार है, मैं कहूँगा जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी फंक्शन कर रही है, वो दोनों तरफ वो झेल रहे हैं। सो बेसिक नेसेसिटीज और ये जो इश्यूज हैं हमारे लोगों के, वो सेम है। लेकिन विक्रम जी, वो तो सेंटिमेंट कैश कर रहे हैं ना वो लोगों की। जब 370 की बात करेंगे, कश्मीर के लोग उनके साथ जुड़ेंगे। देखिए, सेंटिमेंट 370 का कितना है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जी। जम्मू प्रोविंस में कितना सेंटिमेंट है, कश्मीर में पहाड़ी गुज्जर बकरवाल उन लोगों में कितना सेंटिमेंट है, वो एक लिमिटेड सेंटिमेंट है। और सेंटिमेंट्स की पॉलिटिक्स अब छोड़नी होगी हमको। अगर लोग इस बात को, अब देखिए, जम्मू के लोगों ने बीजेपी के सेंटिमेंट की पॉलिटिक्स करी, आज वो टोल का शहर बना दिया, मंदिरों को शहर से उसको। कश्मीर के लोगों ने सेंटिमेंट देखा सेपरेटिज्म का, आज वहाँ खाने के वांदे हैं क्योंकि टूरिज्म नहीं है, लोग नहीं है, हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी है। और तो पाया क्या सेंटिमेंट की राजनीति से? ना जम्मू के लोगों ने सेंटिमेंट की राजनीति से कुछ पाया। जो लोग कहते थे कि हम 370 टूटने के बाद यहाँ ऐसा होगा, आज आप देख रहे हैं, चाहे SRO 202 की बात हो, चाहे डेली वेजर्स की बात हो, चाहे टोल प्लाजा की बात हो, चाहे तवी जो ब्यूटिफिकेशन की बात हो, चाहे तवी बैंक्स की बात हो, जितने भी जम्मू के साथ वादे हुए, वो सेंटिमेंट वाली राजनीति तो थी जो 60 साल 70 साल। लेकिन विक्रम जी, जिस तरीके से आप पर संगीन आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी बी पार्टी हैं, इस तरीके से आपको सरकार ने एक ऑफिस बनाने के लिए भी कार्यालय दे दिया, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। देखिए, जो आरोप ये लगा रहे हैं वो विद वेस्टेड इंटरेस्ट लगा रहे हैं। आप अगर अपनी पार्टी के तमाम लीडर्स के, खासकर बुखारी साहब के बयान सुनेंगे, तो वो तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। हमारी जो असली राजनीति, तो अपोजिशन पार्टी यहाँ मेजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसी को अपोज करके तो हम चुनाव लड़ेंगे, उसी को अपोज करके तो हम राजनीति करेंगे। तो हमने तो कहीं उनके साथ मिलकर राजनीति करने की बात नहीं कही भी। हाँ, जहाँ तक सवाल है ऑफिस का, तो जब एक फोर्स निकल के ऐसे मुश्किल हालात में, जहाँ आज भी जो पार्टियां जिन्होंने दिल्ली की मेहरबानी से इतने साल सरकार चलाई, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, आज वो फिर हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ एक सुर लगा रहे हैं, जो दुनिया भर के लोगों के साथ सुर मिलता है। उस सुर में अगर एक पार्टी निकल के आती है जो देश के साथ चलने को तैयार है, तो दफ्तर तो एक बहुत छोटी चीज़ है जी। एक जगह बैठने की जहाँ से वो लोगों तक अपनी बात पहुँचा सके, लोगों से मिल सके। मेरे को लगता है ये तो एक उस तरफ में एक बहुत छोटा कदम है जी। मुझे बहुत हद तक सपोर्ट जो है केंद्र को करनी चाहिए ऐसी ताकतों की, जो इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की आज आन के साथ चलने, हिंदुस्तान की बात के साथ चलने को तैयार है। ये लोग तो, जो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, ये तो हिंदुस्तान को रोज ह्यूमिलेट करते हैं जी। ये विक्रम जी, आपको नहीं लगता है कि एक हवा चली थी कि 2 जून को एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, फिर अचानक ही वो ठंडे बस्ते में पड़ेगी? आपको क्या लगता है? आपको शायद याद होगा, मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये अभी हवाई बातें हैं। जो भी डिसाइड करना है वो केंद्र ने डिसाइड करना है। दे आर द बेस्ट जज। उनको पता है इस वक्त वो किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जम्मू कश्मीर किस रास्ते से गुजर रहा है। हमारा बार बार ये कहना रहा है कि जो अफसरशाही है, जो नौकरशाही है, उसके वजह से जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है। और ये हम रोज़ देख रहे हैं, चाहे वो डोमिसाइल लॉ निकलने की बात हो, उसमें जो अमेंडमेंट होनी पड़ी, जॉब पॉलिसी निकली, उसमें जो हुआ, आज जो मीडिया पॉलिसी निकलती है, तो अफसरशाही जो चाहे वो कर रही है।
लोगों से उनका कांटेक्ट नहीं है। एक दिन 2 दिन भी नहीं, हफ्ते में ऐसे हैं जहां डीसी या एडीसी लोगों से मिलते हैं। जब एमएलए नहीं है आपके, काउंसिलर्स को एम्पावर नहीं किया हुआ। आप रोज देखते हैं, कवर करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को, वहाँ अभी 73rd और 74th अमेंडमेंट इन प्रैक्टिस नहीं है। उनको ताकत नहीं दी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं हुए। तो सारी सेंट्रलाइज पावर जो ब्यूरोक्रेसी ने अपने पास रखी है, उससे निजात मिले, एक इलेक्टेड सिस्टम यहाँ आए, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, और जो फैसला उस बीच अगर सरकार कोई लेना चाहे, क्या एडवाइजरी काउंसिल इसका ऑप्शन बन सकता है, विकल्प बन सकता है? ऑप्शंस तो देखिए, कमी नहीं होती ऑप्शंस की। ऑप्शन से सरकार, मैंने आपसे बार बार कहा कि ना तो वो मेरे हक में है, ना वो रविंद्र रैना साहब के हाथ में है, ना वो किसी तीसरे के हाथ में है जो इसमें फैसला ले। ये फैसला मोदी जी ने लेना है, होम मिनिस्टर ने लेना है कि वो किस तरह से आगे इस यूनियन टेरिटरी का सिलसिला चलाए ताकि लोगों को राहत मिले। आखिरी सवाल आपसे, क्या नियर फ्यूचर में जल्दी आपके जो अल्ताफ बुखारी हैं, जो हेड है आपकी पार्टी के, वो मिलने वाले हैं पीएमओ में? वो 2-3 दफ़ा वो इस दौरान मिले हैं होम मिनिस्टर साहब के साथ। मुझे लगता है वो सिचुएशन जो करंट है उसको डिस्कस करते रहते हैं, और जो लोगों की समस्याएं हैं, जैसे हम यहाँ से उन तक पहुँचाते हैं, उन तक और तरीके से भी आती हैं। और खासकर कोविड को लेके जो सिचुएशन इमर्ज हुई है, और ओवरऑल स्टेट का मतलब एक तरह से सारा कामकाज ठप हो गया है, बिजनेस ठप हो गया है। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत है और बहुत सारे बदलाव के। तो इस सिलसिले में मुझे लगता है वो जो लीडरशिप है उससे मिलते रहेंगे और आने वाले दिनों में मिलेंगे भी। पार्टी ने ऑफिस स्टेबल कर लिया अब, और उसके बाद क्या अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अपनी? अब हम थोड़े दिन में जब बुखारी साहब आएंगे, उसके बाद वो एक जो स्टेट की बॉडी है वो अनाउंस करेंगे, उसके साथ प्रोविंशियल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट बॉडी अनाउंस होंगी, और उसके साथ फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊँ, लोगों का रुझान एक ऑल्टरनेटिव की तरह अपनी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में हमको पूरी उम्मीद है कि हम वायबल एक ऑपोजिशन पार्टी बन के खड़े होंगे। विक्रम जी, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।